नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोस्टाग्लैंडिन का कार्य है? इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्रमोट वैसोकंस्ट्रिक्शन, इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, इनहिबिट कैपिलरी परमिएबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। इनमें से प्रोस्टाग्लैंडिन का कार्य होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। Prostaglandins are a group of physiologically active lipid compounds that have diverse hormone-like effects in animals. Some types of prostaglandins, such as prostacyclin, inhibits platelet aggregation and cause vasodilation. कुछ ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो कि प्लेटलेट्स एग्रीगेशन मीन्स प्लेटलेट्स के एकत्र होने को रोकते हैं, जिससे कि जो वैसोडाइलेशन की क्रिया है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन अकर्स ड्यू टू द कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स इन द कोलोन। कोलोन में पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक तंत्रिका कोशिकाओं की जन्मजात अनुपस्थिति के कारण कौन सी स्थिति होती है? वॉल्वुलस, हर्स्प्रंग्स डिजीज, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मिकोनियम इलियस। तो जब बात होती है जन्मजात अनुपस्थिति तंत्रिकाओं की, तो यह होता है हर्स्प्रंग्स डिजीज, और इसमें मिकोनियम पास नहीं हो पाता है क्योंकि जो कोलन है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है और मिकोनियम पास करने में असुविधा होती है। हर्स्प्रंग्स डिजीज इज ए कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर caused by the absence of parasympathetic ganglionic cells। तो जो हर्स्प्रंग्स डिजीज होती है एक कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है, और कोलन के एक भाग में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन सेल नहीं पाए जाएंगे, जिसके कारण जब नहीं पाए जाएंगे तो क्या नहीं होगा, दिस लीड्स टू लैक ऑफ पेरिस्टालसिस। तो जो आंत है उसमें पेरिस्टालसिस की क्रिया नहीं होगी, रिजल्टिंग इन फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड सीवियर कॉन्स्टिपेशन इन न्यूबॉर्न। जब आंतों में गति नहीं होगी, आंतों की गति रुक जाएगी, तो इससे आंतों में क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा और सीवियर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। इट इज टिपिकली डायग्नोस्ड इन इन्फेंसी ड्यू टू फेल्योर टू पास मिकोनियम एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोक इज आल्सो कॉल्ड, एक स्ट्रोक को भी कहा जाता है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। यहाँ पर जो स्ट्रोक को सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या दुर्घटना भी कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। A stroke, also known as cerebrovascular accident, occurs when there is a sudden disruption of blood supply to a part of the brain, either due to a clot, ischemic stroke or bleeding, hemorrhage stroke। तो इसमें क्या होता है, एक स्ट्रोक एक कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट है जो तब होता है जब अचानक से ब्लड सप्लाई ब्रेन में होना बंद हो जाए या रुक जाए। वो किसी भी कारण से हो सकता है क्लॉट बन गया हो या हैमरेज हो गया हो ब्रेन में। तो इस वजह से जो रुकावट आएगी ब्लड सप्लाई में, उसके कारण जो स्ट्रोक होने की पूरी संभावना रहती है। दिस कॉज ब्रेन सेल्स टू डाई, लीडिंग टू सिम्टम्स लाइक वीकनेस, स्पीच प्रॉब्लम्स एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी एंड रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो जो स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम होती है एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और इसमें तुरंत ही इलाज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल एनर्जी इनटू नर्वस सिस्टम एक्टिविटी इज कॉल्ड। शारीरिक ऊर्जा को तंत्रिका तंत्र गतिविधि में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिसेप्टर पोटेंशियल, ट्रांसडक्शन, जनरेटर पोटेंशियल एंड काइनेस्थेसिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी,
transduction. Transduction is the process by which physical energy such as light, sound, heat or pressure is converted into electrical signals by sensory receptors in the body. These electrical signals are then transmitted through neurons to the brain for interpretation. For example, photoreceptors in the eyes convert light into the nerve impulses. Next question. Which functions are the main functions of the hypoglossal nerve? हाइपोग्लोसल तंत्रिका के मुख्य कार्य कौन से हैं? विजन एंड सेंसेशन, सेंसेशन एंड हियरिंग, हियरिंग एंड स्मेल, swallowing एंड स्पीच। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। जो हाइपोग्लोसल नर्व होती है इसका मुख्य कार्य होता है निगलना और बोलना, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। द हाइपोग्लोसल नर्व, क्रेनियल नर्व 12 is a motor nerve responsible for controlling the muscles of the tongue. It plays a critical role in swallowing, speech, articulation, and tongue movements. Damage to this nerve can lead to difficulty in speaking, that is called dysarthria, and swallowing, that is called dysphagia. तो यहाँ पर जो बात हो रही है क्रेनियल नर्व 12 की, तो यह हाइपोग्लोसल नर्व होती है और इसका कार्य होता है swallowing एंड स्पीकिंग में सहायता करना, और यह एक प्रकार की मोटर नर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई ए डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिससेमिनेटेड डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के तंत्रिका तंतुओं के डीमाइलिनेशन के का प्रसार की विशेषता वाले एक अपक्षयी विकार की पहचान करें। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मिस्थेनिया ग्रेविस, एल्जाइमर्स डिजीज। तो यहाँ पर बात हो रही है डीमाइलिनाइजेशन की। तो यह हम लोग जानते हैं नर्व सेल इस प्रकार से होती है। ये डेंड्राइट हो गए, एक लंबा डेंड्राइट एक्सॉन कहलाता है। इस एक्सॉन के ऊपर माइलिन की कवर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। जब इसमें डिजेनरेशन होने लगता है तो क्या होता है कि जो यहाँ से सिग्नल है ब्रेन से प्रॉपर वे में आ और जा नहीं सकते हैं, मींस सिग्नल्स में रुकावट आती है और इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ chronic degenerative neurological disorder in which there is a disseminated demyelinization of the nerve fibers in the brain and spinal cord. The immune system attacks the myelin sheath, which normally insulated nerve fibers and facilitates fast signal transmission. This damage disrupts nerve impulses, leading to symptoms like muscle weakness, vision problems, and coordination difficulty. तो यहाँ पर जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है यह गलती से नर्व सेल की जो माइलिन शीथ होती है इस पर आक्रमण कर देता है, जिसके कारण माइलिन शीथ डिजेनरेट हो जाती है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आल्सो नोन एज वेल्स पैल्सी? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेल्स पैल्सी के रूप में जाना जाता है? फेशियल पैल्सी, क्लम्प पैल्सी, ब्रैकियल पैल्सी एंड एर्ब्स पैल्सी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो फेशियल पैल्सी होती है उसको वेल्स पैल्सी के रूप में जाना जाता है, मींस इसको चेहरे का पक्षाघात भी कहते हैं। Wells palsy is a type of facial palsy that results from inflammation or compression of the facial nerve that is called cranial nerve 7। तो जो क्रेनियल नर्व 7 होती है यह फेशियल नर्व होती है और हमारे चेहरे में पाई जाती है। जब इसमें किसी प्रकार के चोट लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए चेहरे का तो यह नष्ट हो जाती है, जिससे कि चेहरे का लकवा देखने को मिलता है। It causes sudden unilateral facial muscle weakness or paralysis, often affecting one side of the face. Symptoms may include drooping of mouth, inability to close the eye, and loss of facial expression on the affected side.
The exact cause is often unknown but is sometimes associated with viral infection like herpes simplex. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The meeting point between coronal and sagittal suture is known as। कोरोनल और सैजिटल सुचर के संयोजन बिंदु को क्या कहा जाता है? पैराइटल एमिनेंस, ऑक्सीपिटल एमिनेंस, ब्रैग्मा एंड लैम्डा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोरोनल और सैजिटल सुचर्स ये क्रेनियम में पाए जाते हैं और इसको मिलन बिंदु को कहा जाता है ब्रैग्मा। The bregma is the anatomical point where the coronal suture between frontal and parietal bones meets the sagittal suture between the two parietal bones। तो जो कोरोनल सुचर होते हैं यह फ्रंटल और पैराइटल बोन्स के बीच में पाए जाते हैं, जबकि जो सैजिटल सुचर्स होते हैं यह दो पैराइटल बोन्स के बीच में पाए जाते हैं। और यहाँ पर कोरोनल सुचर और सैजिटल सुचर को जो सुचरिंग करने का काम करती है उसको हम कहते हैं ब्रैग्मा। Next question. The eyeball is approximately spherical in shape with a diameter of about 3 cm, 1 cm, 2.3 cm and 1.8 cm। यहाँ पर आई बॉल के संबंध में क्वेश्चन है। आई बॉल स्फेरिकल होता है शेप में, तो इसका जो डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is the third cranial nerve? निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी कपाल तंत्रिका है? ऑक्यूलोमोटर, ऑप्टिक, एब्डुसेंस एंड ट्रोक्लियर। थर्ड कपाल तंत्रिका या क्रेनियल नर्व होती है ऑक्यूलोमोटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। The oculomotor nerve, cranial nerve third, is the third cranial nerve and it is primarily responsible for controlling most of the eye movements, pupil constriction and maintaining an open eyelid. It innervates several extraocular muscles such as the superior rectus, inferior rectus, medial rectus and inferior oblique. Oculomotor nerve थर्ड क्रेनियल नर्व होती है जो मुख्य रूप से जो नेत्र की गतिविधियां हैं, नेत्र के फंक्शंस हैं, उनका नियंत्रण करने का काम, प्यूपिल्स को संकुचित करना, पलकों को खुला रखना जैसे कार्यों को यह कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।